नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका। आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है कंज्यूमर सरप्लस। माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में भी इसको पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन की जब इकोनॉमिक एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं तो उसमें कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस खास तौर पर पढ़ा जाता है। आज हम कंज्यूमर सरप्लस को मैथमेटिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरह से जो है उसके ऊपर बात करेंगे। कंज्यूमर सरप्लस को समझने के लिए हमें इंटीग्रेशन का आना बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रेशन में हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का पता होना चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रल, और ये बिल्कुल वैसा ही होता है, इंटीग्रेशन की तरह ही है ये, उसी का एक स्टेप आगे है। तो हम पहले इंटीग्रेशन के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालेंगे, उसके बाद फिर हम जो है उसका कंज्यूमर सरप्लस में किस तरह से इस्तेमाल होता है उसकी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। वैसे तो इंटीग्रेशन के बहुत सारे जो है मेथड्स और फॉर्मूले हैं निकालने के, लेकिन जो सबसे जो शुरुआती जो फॉर्मूला है उसमें हम क्या करते हैं कि ये देखिए, आपको एक ऐसी स्टेटमेंट दी हुई मिलेगी और उसके आगे आपका इंटीग्रेशन का ये साइन है जिससे हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन का अगर मोटे से शब्दों में अगर बात करें तो जब हम मार्जिनल से टोटल पे जाते हैं, हमें मार्जिनल दिया हुआ हो और हम टोटल निकालना चाहे तो हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आपको एक स्टेटमेंट दी हुई होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि x की पावर में एक जोड़कर और जो वो सम आता है उसी से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा x की क्यूब बटे 3 प्लस 5x स्क्वेयर बटे 2, और क्योंकि 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो है x होगा, जो भी वेरिएबल हम लेंगे x y जो भी है, तो x इसका इंटीग्रेशन होगा। ये आपका इंटीग्रेशन जो है निकल गया। अब इंटीग्रेशन में हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं मालूम है, तो वो हमें तब पता चलेगी जब हमें x की वैल्यूज़ दी होगी, तो तब हम इसका सही जो है न्यूमेरिक वैल्यू इसका निकाल पाएंगे। तो वो हम डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर पढ़ते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल बिल्कुल ऐसा ही होता है, बस उसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि आपको दो लिमिट्स दी हुई होती है, एक अपर लिमिट और दूसरी है लोअर लिमिट। हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। अगर हम इसको लिमिट्स में लिखें तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। मान लीजिए अपर लिमिट है 3 और लोअर लिमिट है 2। जो अपर लिमिट होती है वो इंटीग्रेशन साइन के ऊपर वाले कॉर्नर पे लिखी जाती है, लोअर लिमिट को नीचे वाले कॉर्नर पे लिखते हैं। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही होगा, और जो ये लिमिट्स है इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अपर और लोअर कॉर्नर पे लेफ्ट साइड लिख देते हैं। ये आपकी अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं हम। तो जैसा इतना हम हमने अभी करके देखा है। अब ये जो आपकी अपर और लोअर लिमिट है इसका हमें इस्तेमाल करना होता है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी होती है इंटीग्रेशन की। तो हम क्या करेंगे कि x क्यूब बटा 3 5x स्क्वेयर बटा 2 प्लस 7x, इसको हम सेपरेटली हर एक x के ऊपर जो है लगा देंगे। जब हम इसको हर एक x के ऊपर लगाएंगे तो ये आपका कैसे बन जाएगा, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, x क्यूब बटे 3 और इसके पूरे के ऊपर जो है हमने अपर और लोअर लिमिट लगा दी। इसी तरह से 5x स्क्वेयर बटे 2, इसकी भी अलग से हमने लिमिट्स वही रहेगी 3 और 2, ठीक है। ऐसे 7x के ऊपर, इसको और सिंपल करके आप लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 को बाहर निकाल ले, 5/2 को बाहर निकाल सकते हैं, 7 को बाहर निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर एक फॉर्मूला हमें रखना होता है। वो फॉर्मूला ये है कि x की जगह पर, जो ये हमारा x है, इसकी जगह पर हमें अपर और लोअर लिमिट रख देनी होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये आपकी अपर लिमिट है और इसका क्यूब है, माइनस फिर से x का क्यूब। x के क्यूब में हमें लोअर लिमिट रख देनी है, पहले अपर लिमिट रखनी है, फिर लोअर लिमिट रखनी है। फॉर्मूला क्या बनेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी तरह से हर एक x में हमें अपर और लोअर लिमिट जो है रख देनी है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें ये वाला फॉर्मूला इसके ऊपर लगाना है।
आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कुछ आपको इस तरह से जो है दिखाई देगा। देखिए अपर लिमिट हमारी 3 है, यहाँ पर हमने 3 रख दिया, लोअर लिमिट 2 है, यहाँ पर हमने 2 रख दिया। इसी तरह इस वाले में हमने अपर लिमिट 3 है, यहाँ रखी है, लोअर लिमिट यहाँ रखी है। इसी तरह 7x में हमने अपर लिमिट यहाँ रख दी है, लोअर लिमिट यहाँ रख दी है। इसको जब आप और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर भी 3 इंटू 3 2 इंटू 2, और यहाँ पर आप 3 माइनस 2 आपने किया तो यहाँ पर आपका 1 बच गया है। इसको और आगे आप सॉल्व करेंगे तो आपका 27 माइनस 8 और 9 माइनस 4 जो है ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करते जाइए, 27 में से 8 गए 19 बचेंगे, और 9 में से 4 जाएंगे 5, और यहाँ पर ये आपका 7 है, तो ये बन गया आपका 19/3 प्लस इसको 25/2 और 7। इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप सेपरेटली इसको लिख सकते हैं। इसका आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेके आप जो है इंटीग्रेशन की न्यूमेरिक वैल्यू जो है इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये आपकी न्यूमेरिक वैल्यू आ गई है। इसके लिए हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है दी गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट देने का फ़ायदा क्या हुआ है, हमें इसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो है मिल गई है इंटीग्रेशन की। इसको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत ज़िंदगी में भी जो है अक्सर देख लेते हैं, पर हमें अक्सर ध्यान नहीं रहता। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखो, ये गुलनार है और ये बहुत जल्दी में है, ट्यूशन के लिए ये जा रही है, लेकिन थोड़ी घबराई हुई है और जल्दी में है, थोड़ी परेशान है। रास्ते में इसको इसकी दोस्त जो है कृतिका मिल जाती है, दोनों में हाय हेलो होती है। कृतिका पूछती है कि गुलनार क्या बात है, इतनी परेशान क्यों? तो गुलनार बताती है, बहन मैं ट्यूशन पे जा रही हूँ और मेरा छोटा भाई जो है रो रहा था केक के लिए, मुझे उसको केक दे के जाना है। अगर मैं उसको केक देने जाऊँगी तो मैं ट्यूशन जाने पे लेट हो जाऊँगी, और अगर मैं उसको केक दे के नहीं जाऊँगी तो वो रोता रहेगा। कृतिका बोली, अरे तो इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है, मैं भी तो केक लेने ही जा रही हूँ। तो गुलनार ने पूछा, अच्छा कहाँ से केक लोगी? तो कृतिका ने बताया कि मैं डॉली की शॉप से जो है केक लूँगी। तो गुलनार ने बोला, डॉली मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वहाँ पर मेरा अकाउंट चलता है, मुझे भी वहीं से केक लेके आना था। तो कृतिका बोलती, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं जो है केक लेके तुम्हारे घर दे दूँगी, तुम अपना ट्यूशन पे जाओ। गुलनार अपनी ट्यूशन पे चली जाती है। तो कृतिका पूछती है कि गुलनार ये तो बताते जाओ कि कितने केक घर दे के आने हैं। गुलनार बोलती है कि 2 केक जो है मेरे लेके घर दे आना, और डॉली के शॉप पे मेरा अकाउंट चलता है, मेरे पैसे मत देना, वो मेरे पैसे लिख लेगी। तो ऐसा कह के गुलनार चली जाती है। कृतिका डॉली की शॉप पे पहुंच जाती है और हाय हेलो होती है दोनों के बीच में। तो डॉली पूछती है, हेलो कृतिका कैसी हो, ठीक है सब, क्या लेना? तो क्या लेना है? कृतिका बोलती है, मुझे केक चाहिए। डॉली पूछती है, कितने केक चाहिए? कृतिका बोलती है कि क्या रेट है पहले ये बताओ। तो डॉली बता देती है कि भाई 10 रुपये का 1 केक है। तो कृतिका बोलती है कि मुझे जो है आप 5 केक दे दीजिए। तो बात ये है कि देखो, गुलनार के ने जो कृतिका ने टोटल 5 केक लिए हैं, 5 में से 2 केक गुलनार के हैं। गुलनार के केक के पैसे कृतिका ने नहीं देने, कृतिका ने सिर्फ अपने केक के पैसे देने हैं। तो इस लिहाज से कृतिका ने डॉली को कितने पैसे देने, कितने रुपए देने हैं? तो वैसे तो कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है, आप समझ गए होंगे कि 30 रुपीज़ देने हैं, लेकिन इसको अगर हम लिमिट्स में अगर पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे? इसका लिमिट्स में यूज़ करके पढ़े तो ये देखिए, आप ऐसे इसको बोल सकते हैं कि ये 2 केक तो है, ये गुलनार के हैं, 3 केक कृतिका के हैं। टोटल कृतिका ने 5 केक लिए हैं। 5 केक के जो है 10 रुपये के हिसाब से 50 रुपये बनते हैं। तो 20 रुपये जो है गुलनार के अकाउंट में जो है डॉली ने लिख लिए हैं, और 30 रुपये जो है कृतिका ने डॉली को देने हैं। तो इसको अगर आप अब जो हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट की जो बात की, उसको हम इस तरह से यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये देखिए, ये 10 जो है ये आपके 10 रुपये है, इनटू ये आपका x, ये केक है, ठीक है। तो अपर लिमिट यानी कि 10 इंटू 5, x की जगह पर हमने 5 रखा अपर लिमिट, माइनस x 10 इंटू एक्स की जगह पर हमने 2 लिखा यानी कि लोअर लिमिट। तो ये हमारा हो गया 50 माइनस 20 यानी कि 30 रुपीज़। तो इस तरह से जो है कृतिका डॉली को 30 रुपीज़ जो है देगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि ये
अपर लिमिट और लोअर लिमिट का क्या फंडा है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम इस फिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए 10 रुपये का केक है, कितने भी केक ले लो 10 रुपये का ही पड़ेगा वो एक केक। तो कृतिका ने टोटल 5 केक लिए हैं यहाँ पर, तो अपर लिमिट हुई 5, और 2 केक उसने गुलनार के लिए हैं, तो ये लोअर लिमिट हुई। कृतिका को सिर्फ इन 3 केक के पैसे देने हैं, तीसरे, चौथे और 5वें केक के। तो कृतिका ने टोटल कितने पैसे देने हैं, तो देखो सीधी सी बात है कि हम 10 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 50 आ जाता है। तो इस तरह से इस रेक्टेंगल का एरिया जो है वो है 50। ठीक है, अभी इस रेक्टेंगल का जो एरिया है 50 में से अगर हम ये पिंक वाला माइनस कर दें, यानी कि 10 × 2 20, तो हमारे पास ये येलो वाला एरिया बच जाता है 30। तो इस तरह से हमें पता चला कि हमने ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मान लिया था कि भाई जो है आपका जो डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल जो है होगा। तो अब क्योंकि ये तो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना जो है इजी होता है, इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई करके। ठीक है, अगर आप इसको इंटीग्रेशन के तौर पे अगर आप निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना, इंटीग्रेशन 10 dx। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका ये बन जाएगा, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सोल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि 50 - 20 यानी कि 30। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना इजी होता है, क्योंकि उसमें उसका जो हर एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, और आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है, लंबाई गुना चौड़ाई करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब हमारे पास इस तरह की शेप्स अगर दी हुई हो, मान लो कर्वी शेप है ये वाली, तो आप ये नीचे वाला वाइट एरिया तो निकाल लोगे, लेकिन ये येलो एरिया आपके लिए निकालना जो है मुश्किल हो जाएगा। और इस तरह का एरिया निकालना मुश्किल हो जाता है, इस तरह का एरिया निकालना मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ये फंक्शन किस तरह का है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसा फंक्शन है, पैराबोलिक है, क्वाड्रेटिक है, तो वो सारा का सारा जो है हम उससे देखते हैं। वो तो हमारा लीनियर फंक्शन था, उसमें हमने लंबाई गुना चौड़ाई करके निकाल लिया, लेकिन इस तरह का एरिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो सीधी सी बात ये है कि इसमें हमें एरिया निकालना जो है होता है इंटीग्रेशन का यूज़ करके, और लिमिट्स का यूज़ करके जो है हमें पता करना होता है कि हमें कितना एरिया निकालना है, कहाँ से कहाँ तक का। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालना है, तो यहाँ पर हमारी लिमिट है ये अपर लिमिट, और यहाँ से निकालना तो ये हमारी लोअर है। यहाँ से अगर हमें निकालना पड़ जाता तो लोअर लिमिट यहाँ पर होती। ठीक है, तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल जो है एरिया निकालने के लिए, एरिया ज्ञात करने के लिए करते हैं। अब इस इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हमें कंज्यूमर सरप्लस में कैसे करना है, चलो उसकी बात करते हैं। लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। देखिए, बहुत ही सीधे सरल और साधारण शब्दों में अगर बात करें तो कंज्यूमर सरप्लस को निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगता है। एक्चुअली क्या होता है कि 2 प्राइस होते हैं, कौन कौन से। एक तो वो प्राइस जो कंज्यूमर देने के लिए इच्छुक होता है, तैयार होता है और समर्थ भी होता है, एबल भी होता है। कंज्यूमर सरप्लस किसी भी वस्तु या सेवा की वह कीमत जो उपभोक्ता देने के लिए इच्छुक है, तैयार है और समर्थ है, माइनस घटा में वो कीमत जो उपभोक्ता एक्चुअली देता है, वास्तव में जो कीमत देता है। तो इन दोनों कीमतों का अंतर जो है कंज्यूमर सरप्लस जो है माना जाता है। देखिए, इसको आप एक साधारण से जो है सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि भाई मान लीजिए आज रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे पे आप लोगों ने मूवी देखने का, थिएटर में मूवी देखने का प्लान बनाया और वहाँ पर आप गए। आपको पता है कि भाई मूवी की जो टिकट है वो 120 रुपये की है। आप लोग वहाँ पर गए, आप लोगों ने वहाँ पर देखा कि भाई कई सारी जो है मूवीज़ मॉल में लगी हुई है। आपने मान लो कि बॉर्डर मूवी देखने का प्लान बनाया और आपने सोचा कि भाई 120 रुपये की टिकट है, हम लेंगे और देखेंगे। तो 120 रुपये की टिकट का मतलब ये है कि आप 120 रुपये की टिकट खरीदने के लिए इच्छुक भी है, तैयार भी और समर्थ भी है। ठीक है, और लेकिन क्योंकि आज रिपब्लिक डे है तो ये फिल्म देशभक्ति के ऊपर है, तो इसके ऊपर सरकार ने इसका टैक्स माफ़ कर रखा है। तो वो टिकट आपको 120 की बजाय 80 रुपये में जो है मिल जाती है। तो आप 120 रुपये देने के लिए तैयार थे, इच्छुक थे, समर्थ भी थे, लेकिन वास्तव में आपने 80 रुपये दिए। तो
वह कीमत जो आप देने के लिए तैयार है, तत्पर है, आप उसके योग्य भी है, और वो कीमत देने के योग्य भी है आप, और देने के इच्छुक भी है, और घटा माइनस में वो कीमत जो आप वास्तव में देते हैं, तो इन दोनों का अंतर आपका कंज्यूमर सरप्लस होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 40 रुपये कंज्यूमर सरप्लस है। अब आप 120 रुपये देने के लिए तैयार क्यों हुए? 120 रुपये देने के लिए तैयार आप इसलिए हुए क्योंकि 120 रुपये इसके लिए आपको कंज्यूमर सरप्लस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट जो है समझने की जरूरत होती है। एक्चुअली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से हमारा अभिप्राय उस स्थिति से या उस बिंदु से है जहां पर उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई वस्तु की अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर हो जाती है। ठीक है ना। मान लीजिए आपने 4 कॉमोडिटी खरीदी है, जो 4th कॉमोडिटी जो आपने खरीदी है उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो, और उसके लिए जो आपने प्राइस दिया है वो अगर इक्वल हो जाए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट जो है आ जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या सिचुएशन हो सकती है? मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपकी प्राइस से ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे मामले में क्या होगा कि कंज्यूमर उस कॉमोडिटी की और ज़्यादा इकाइयाँ खरीदना या उपभोग करना पसंद करेगा। और अगर इससे उल्टा है कि भाई सीमांत उपयोगिता कम है और कीमत ज़्यादा है, तो ऐसे मामले में उपभोक्ता उस वस्तु की कम इकाइयों की मांग करेगा। तो अंततः जो है एक उपभोक्ता उस बिंदु के ऊपर संतुलन में होगा जहां पर उसके द्वारा उपभोग की गई अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता और उस वस्तु की जो कीमत है वो बराबर हो जाए। तो ये कंज्यूमर सरप्लस है, इसी का इस्तेमाल करके हम ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, इसी का इस्तेमाल करके हम कंज्यूमर सरप्लस की धारणा को जो है उपभोक्ता की बचत की धारणा, जिसे उपभोक्ता बेशी भी कहा जाता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। मार्शल ने कुल उपयोगिता की बात की है। असल में जो कुल उपयोगिता होती है वो सीमांत उपयोगिता का ही योग होती है। मान लीजिए कि भाई शिवालिका को जो है गर्मी के दिनों में आइसक्रीम खाने का मन हुआ। शिवालिका आइसक्रीम के लिए मान लो 50 रुपये देने के लिए तैयार है, और 50 रुपये देने के योग्य भी है, और 50 रुपये देने की इच्छुक भी है। ठीक है। तो वो आइसक्रीम की शॉप पे जाती है और उसे पता चलता है कि आइसक्रीम की कीमत 20 रुपये है। ठीक है। तो उसको, यानी कि वो 50 रुपये देने के लिए तैयार थी और वो आइसक्रीम उसको 20 रुपये में मिल गई। तो इस प्रकार से उपभोक्ता की बचत कितनी हुई? 30 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली आइसक्रीम वो उसने खरीदी है उसके लिए उसकी उपयोगिता 50 रुपये के बराबर थी, उसकी सीमांत उपयोगिता 50 रुपये के बराबर थी। इसी प्रकार से अगर कृतिका दूसरी आइसक्रीम खरीदती है, क्योंकि पहली आइसक्रीम का उपभोग कर लेने के पश्चात उसकी जो है दूसरी आइसक्रीम की सीमांत उपयोगिता पहले से कम हो जाएगी, तो उसके लिए वो कम कीमत देने के लिए तैयार होगी। मान लो वो 40 रुपये में एक आइसक्रीम और खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी आइसक्रीम भी उसको 20 रुपये में ही मिल जाती है, तो उसको बचत उपभोक्ता की 20 रुपये की जो है उपभोक्ता बचत उसको प्राप्त होगी। इसी तरह से अगर वो 2 आइसक्रीम जो है उपभोग कर लेती है और तीसरी आइसक्रीम के लिए उसकी सीमांत उपयोगिता और ज़्यादा कम हो जाएगी, तो तीसरी आइसक्रीम के लिए वो पहले से कम कीमत देने के लिए तैयार होगी। मान लीजिए वो 30 रुपये देने के लिए तैयार है, परंतु तीसरी आइसक्रीम भी उसको 20 रुपये में मिल जाती है। तो इस प्रकार से तीसरी आइसक्रीम के ऊपर उसको 10 रुपये की उपभोक्ता बचत जो है प्राप्त होगी। अगर शिवालिका एक आइसक्रीम और मान लीजिए लेना चाहे, तो उसकी सीमांत उपयोगिता चौथी आइसक्रीम के लिए और कम होगी। अगर वो चौथी आइसक्रीम के लिए 20 रुपये देने के लिए तैयार है और चौथी आइसक्रीम उसको 20 रुपये में ही मिल जाए, तो उसको किसी प्रकार की उपभोक्ता बचत प्राप्त नहीं होगी। अगर कृतिका 5वीं आइसक्रीम खाना चाहेगी और उसके लिए वो 20 रुपये से कम कीमत देना चाहेगी, लेकिन अगर उसको वह आइसक्रीम 20 रुपये में प्राप्त होगी तो वो आइसक्रीम नहीं लेगी, क्योंकि यहाँ पर उसकी सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत से, उस आइसक्रीम की जो है कीमत है उससे कम होगी। तो इस प्रकार से इस बिंदु पर आकर जो है शिवालिका जो है शिवालिका संतुलन के बिंदु पर होगी। तो इस प्रकार से
इन 4 आइसक्रीम की जो कुल कीमत शिवालिका देने के लिए तैयार थी वो 140 रुपये थी। वास्तव में उसको जितनी देनी पड़ी, इन 4 आइसक्रीम की 80 रुपये उसको देने पड़े। तो इस प्रकार से उसको 60 रुपये की जो है बचत हो गई। ये इन सब का जोड़ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है समझ आ गया होगा कि उपभोक्ता की बचत से क्या अभिप्राय है। तो ये आपकी 60 रुपये है, ये उपभोक्ता की बचत है। इसको आप डायग्राम से भी जो है देख सकते हैं। ये देखिए, पहली आइसक्रीम के लिए शिवालिका 50 रुपये देने के लिए तैयार थी, परंतु वास्तव में उसने 20 रुपये दिए, तो उसको 30 रुपये की जो है उपभोक्ता बचत हुई। इसी प्रकार दूसरी आइसक्रीम के ऊपर उसको 20 रुपये की बचत हुई, तीसरी आइसक्रीम पे उसको 10 रुपये की बचत हुई, और चौथी आइसक्रीम पे यहाँ पर पॉइंट सी पर उसको 0 जो है बचत हुई। तो ये जो पिंक वाला जो एरिया है ये आपका उपभोक्ता की बचत को दर्शाता है, उपभोक्ता बेशी को दर्शाता है। और ये जो पूरा का पूरा एरिया है ABCDO, ये पूरा का पूरा आपको उस कीमत को दर्शाता है जो शिवालिका देने के लिए तैयार थी, योग्य थी, इच्छुक थी। और ये जो येलो एरिया है ये उस कीमत को दर्शाता है, उसको जो उसने वास्तव में दी है। तो इस प्रकार से इस पूरे की पूरे एरिया में से जब हमने ये येलो वाला एरिया जो है घटाया, तो हमारे पास ये पिंक वाला एरिया जो है, पर्पल कलर का पिंक वाला था एरिया, हमें बच गया। यही उपभोक्ता की बचत है। ठीक है, तो ये आपका टोटल बना था 140 रुपये। 30 और 20 जोड़कर 20 और 20 जोड़कर 10 और 20 और 20 जोड़कर 140। और इसमें से जब हमने ये 20 + 20 + 20 यानी कि 80 रुपये घटाए, तो हमें 60 रुपये की उपभोक्ता की बचत प्राप्त हुई है। तो ये आपका उपभोक्ता की बचत हमने जो है जान लिया, इसकी धारणा क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। अब इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं। मान लीजिए कि भाई ये कोई बाजार मांग वक्र दिया हुआ है, P = 25 - 5x, जहाँ पर P आपका x यहाँ पर वस्तु है और P उस वस्तु की कीमत है। तो हमें उपभोक्ता की बचत जो है ज्ञात करनी है अगर उस वस्तु की कीमत 5 रुपये है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास P दिया हुआ है, मांग वक्र दिया हुआ है, और साथ में एक चीज़ की कमी है हमारे पास, वो है x, यानी कि हमें कितनी वस्तुएं खरीदनी है। तो x निकालने का बहुत आसान तरीका है। ये जो P है इसकी जगह पर हम 5 रख देंगे, P की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये बन जाएगा 5 = 25 - 5x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 25 है ये इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका -20, और इस -5 को -20 के बटे ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है ना। इस 20 को जब 5 से डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। तो हमारे पास क्या क्या आया, यानी कि x तो हमारे पास 4 है और कीमत है हमारे पास 5। ठीक है, तो इससे हमें उपभोक्ता की बचत जो है ज्ञात करनी है। इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके जब हम उपभोक्ता की बचत निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला देखो ये होता है कि उपभोक्ता की बचत बराबर है, ये इंटीग्रेशन ये है आपका मांग वक्र और माइनस में P × x। तो ये P जो मांग वक्र का जो इंटीग्रेशन है ये आपको दिखाता है कि एक उपभोक्ता उस वस्तु की या जितनी इकाइयाँ उसने खरीदी उसकी वह कीमत जो वो देने के लिए इच्छुक है, तत्पर है और योग्य भी है, और माइनस में P × x वो कीमत जो वास्तव में देता है। तो इस प्रकार से हम अगर उसको उस न्यूमेरिक को अगर सॉल्व करें तो हमारे पास होगा 25 इंटीग्रेशन। यहाँ पर हमारे पास जो अपर लिमिट है ये x की वैल्यू है 4, लोअर लिमिट नहीं दी थी तो हमने 0 मान ली। अगर लोअर लिमिट दी हुई होती तो वो भी हम यहाँ पर ले लेते, मान लो 2, 3, 1 जो भी होती, तो क्योंकि नहीं दी तो हमने यहाँ पर 0 ली है। तो 25 - 5x इसका हमने इंटीग्रेशन माइनस P × x, ये उपभोक्ता की बचत का फॉर्मूला है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, वही फॉर्मूला है जो है 25 आपका कांस्टेंट है तो ये 25x इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। 5x की जो पावर है वो 1 है, तो x की पावर में 1 जोड़कर उसी पावर से हम उसको डिवाइड कर देंगे। ये हमारा बन जाएगा 25x - 5x²
बटे 2 और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसके ऊपर लगा दी है। ये हमारा 5p है और 4 हमारा जो है x है। तो इसको और आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम x की जगह पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है रख देंगे। तो अपर लिमिट थी 4, 25 माइनस 4 माइनस में 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 माइनस 25 इंटू 0 और माइनस में 5 इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वेयर था, एक्स स्क्वेयर की जगह पर हमने 4 रख दिया, माइनस यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर था, एक्स स्क्वेयर की जगह पर हमने लोअर लिमिट 0 रखी है। तो ये तो हमारा 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 को जब 4 से गुना करेंगे तो 100 बन जाएगा। ये 0 हो गया है, ये 0 हो गया है और 5 हमारा बाहर है। 4 का स्क्वेयर यानी 4 इंटू 4 और ये हमारा 20 जो है 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके आ गया है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 80/2 हो जाएगा, ये 100 है और उपभोक्ता की जो बचत है आपकी वो बन जाएगी 100 माइनस इसको 40, 80 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा माइनस ये 2, तो 60 घटा 20 यानी कि 40। तो ये हमारी उपभोक्ता की बचत जो है आ गई है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, इसको हम एक डायग्राम से भी जो है देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो पिंक वाला जो एरिया है ये आपकी उपभोक्ता की बचत को दर्शाता है। कैसे हमने ये वाला फॉर्मूला लगाकर उपभोक्ता की बचत जो है निकाली है, कैसे कि ये हमारा मांग वक्र है, ये रेड कलर में जो हमारा दिया हुआ है। 0 हमारी लोअर लिमिट है, ये रही यहाँ पर। 4 हमारी अपर लिमिट है, ये रही, यानी कि हमने 4 इकाइयाँ ही खरीदी है। P इंटू एक्स, P हमारा 5 दिया हुआ है और x हमारा 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। तो जब हमने इस मांग वक्र का इंटीग्रेशन किया ये वाला, तो हमारे पास ये पूरा का पूरा एरिया जो है आ गया है पिंक और येलो मिलाकर, यानी कि ACDO ये पूरा एरिया इसके इंटीग्रेशन से हमें मिला है। ये आया हमारा 60, ठीक है। और जब हमने P इंटू एक्स किया तो हमारे पास येलो वाला एरिया आया। क्यों? क्योंकि P है हमारा 5 और x है हमारा 4, तो ये वाला एरिया हमारे पास आ गया। तो कहने का मतलब है कि जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास वो कीमत आई है जो एक उपभोक्ता देने के लिए तैयार है, योग्य है, तत्पर है, यानी कि 60 रुपये देने के लिए वो तैयार है। और ये जो येलो वाला एरिया है ये उसको बताता है कि वह कीमत जो उपभोक्ता वास्तव में देता है, यानी कि 20। ये वाला एरिया है BCDO, BCDO जो वास्तव में देता है। तो यानी कि कुल एरिया में से ACDO में से अगर हम BCDO अगर माइनस कर दे तो हमारे पास ये ऊपर वाला पिंक एरिया बच जाता है, जिसको हमने उपभोक्ता की बचत कहा है। ये रहा, तो इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। ये देखो 60 है, इसको इसी कलर में हमने कर दिया है 60, यानी कि हमारा टोटल एरिया है इस मांग वक्र के अंतर्गत इस लिमिट तक। और 20 हमारा येलो वाला एरिया है, ये वह कीमत है जो उपभोक्ता वास्तव में देता है, और 60 वो कीमत है जो वो देने के लिए तैयार है, यानी कि ये पूरा का पूरा एरिया। इन दोनों का अंतर है, ये हमारा आ गया ये पिंक वाला एरिया, यानी कि 40 रुपये। तो उपभोक्ता की बचत बनी हमारी 40 रुपये। तो इस प्रकार से हम उपभोक्ता की बचत जो है निकाल सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर और बता देता हूँ आपको कि देखो यहाँ पर हमारी जो लोअर लिमिट है वो हमारी 0 है। अगर लोअर लिमिट हमारी यहाँ पर मान लीजिए 1 दी हुई होती, मान लो यहाँ 1 दी हुई होती या 2 दी हुई होती तो हम क्या करते, अगर मान लो 2 दी हुई होती तो हम ये वाला एरिया निकालते, फिर केवल इन 2 कमोडिटीज़ के ऊपर उपभोक्ता को कितनी बचत हुई है इन 2 इकाइयों के ऊपर। और अगर लोअर लिमिट 1 दी हुई होती तो हम केवल इन 3 इकाइयों के ऊपर ही उपभोक्ता की बचत निकालते, ठीक है। और अगर लोअर लिमिट 3 दी हुई होती तो हम केवल अंतिम इकाई पर ही उपभोक्ता की बचत जो है निकालते, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उपभोक्ता की बचत जो है कैसे हम
उपभोक्ता की बचत क्या होती है, मैथमेटिकली हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। हमने उसका कंसेप्चुअल जो है कंटेक्स्ट भी डिस्कस किया है, उसको कंसेप्चुअली भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार के अगर कोई पॉइंट कोई इल्यूजनरी है या कोई आपको ऐसा लगता है कि आप किसी तरह का सजेशन अगर देना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, बाय।